आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा के सहयोग से बेटियों पर हो रहे अत्याचार से उन्हें आगाह करने हेतु उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा ने सत्या देवी गर्ग सरस्वती विद्यालय कैलाश नगर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया, जिसकी संयोजिका मध्यस्थता केंद्र की सदस्य प्रतिभा शर्मा रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सचिव श्रीमती दीक्षा श्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उपरोक्त कार्यक्रम में अनेक प्रशिक्षु महिलाएं, न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। सुश्री निहारिका पांडे ने बालक बालिकाओं को दंड प्रक्रिया संहिता में हिरासत में लिए जाने पर क्या अधिकार प्राप्त हैं की जानकारी दी। वहीं सुश्री हर्षिता सिंह ने संविधान की जानकारी देते हुए मूल कर्तव्यों को बताया। इसी के साथ वशुरा खुर्शीद ने श्रम कानून, बाल विवाह, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा कानून की जानकारी दी। प्रयास संस्था के अध्यक्ष श्री अभय वशिष्ठ जी ने बालिकाओं को शिक्षा के अधिकार कानून की जानकारी देते हुए 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी का नारा दिया। इसी के साथ ही सबको मास्क भी वितरित किए गए। आज ये सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अंतर्गत माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार एक लीगल लिटरेसी कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि महिलाओं के अधिकारों से रिलेटेड है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की सुरक्षा के संबंधित जो भी कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो निःशुल्क लीगल एड सर्विसेज हैं, उनके बारे में जानकारी देने के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ कोविड-19 के इस समय में सभी जनमानस को इस बारे में जागरूक कराना है कि वह अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, दूरी मेंटेन करें, मास्क का प्रयोग करें और समय और ज़रूरत होने पर ही अपने घर से बाहर निकलें। तो कोविड-19 अवेयरनेस, लीगल लिटरेसी और महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता, साथ ही साथ जो आम जनमानस के मौलिक अधिकार हैं और जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनके बारे में भी जागरूक करने के लिए इस कैंप का आयोजन किया। बलदेव के ग्राम नगला जमुनी अवेरनी निवासी जितेंद्र सिंह 23 वर्ष के इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान करने के लिए ग्राम प्रधान होशियार सिंह व प्रधान प्रतिनिधि लेखरा सिंह ने बलदेव विधायक पूर्ण प्रकाश को अवगत कराया। विधायक पूर्ण प्रकाश ने मुख्यमंत्री के उप सचिव सुनील कुमार चौधरी के द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान कराई तथा स्वयं जितेंद्र सिंह के घर जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उन्हें 10,000 की नगद राशि विधायक पूर्ण प्रकाश ने प्रदान की। इससे पहले ग्राम प्रधान होशियार सिंह व प्रधान प्रतिनिधि लेखराज सिंह ने जितेंद्र सिंह को 11,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की थी और अन्य लोग भी अपने अनुसार कुछ न कुछ सहयोग कर रहे हैं। नगला जमुनी निवासी स्वर्गीय दलवीर के बेटे जितेंद्र 2 साल से अस्थमा की बीमारी से ग्रसित हैं। इसका इलाज 21 अगस्त 2019 से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में चल रहा है। अब तक 30 बोतल खून चढ़ाया जा चुका है, जिसके इलाज के लिए कुल लगभग 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए महावन तहसील के उपजिलाधिकारी कृष्णानंद तिवारी ने बताया कि यहाँ पे तहसील महावन के ग्राम अवेरनी के निवासी श्री जितेंद्र सिंह खून संबंधी बीमारी से ग्रसित थे। तो उनके द्वारा एक याचना की गई थी मुख्यमंत्री कोष से, तो तत्काल उसके भी 2 दिन पहले उन्होंने एप्लीकेशन दिया और तत्काल सरकार द्वारा उनको उनके खाते में 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रदान कर दिए गए हैं, जिसे आज सुबह उनको उनका सर्टिफिकेट भी उन्हें दिया जा चुका है। शुक्रवार को महावन तहसील के उपजिलाधिकारी कृष्णानंद तिवारी द्वारा महावन तहसील के अंतर्गत सरकार की मंशा के अनुरूप सभी तालाब, पोखरों को जल्द से जल्द भरने और उनके सुधार के जो आदेश दिए गए थे, उसको लेकर तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी पोखरों, तालाबों की स्थिति जानने के लिए लेखपाल व कानूनगो को निर्देशित किया। साथ ही कहा कि जल्द से जल्द सभी पोखरों में पानी भरा जाए, जिससे कि आने वाले समय में किसी को भी समस्या ना हो। जिसकी जानकारी देते हुए एसडीएम महावन कृष्णानंद तिवारी ने बताया कि ये तहसील के स्थित पोखरों के संबंध में एक मीटिंग आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होने जा रही है, जिसमें 2 विषय हैं। इसमें एक तो है कि जिन पोखरों में पानी अभी तक नहीं भरा है, उनको पानी भरने के लिए। दूसरा है कि जो अतिक्रमण है, उसको भी अतिक्रमण मुक्त कराते हुए उनको तालाब की शक्ल देते हुए उन्हें पर्याप्त पानी से भराया जाए।
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में रुपयों के लेन देन का वीडियो प्रकरण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके चलते एडीए के जेई डीएन वर्मा और चालक पर गाज गिर गई। बताया जा रहा है कि मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें अलीगढ़ विकास प्राधिकरण से एक जेई व एक अन्य व्यक्ति के मध्य रुपये का लेन देन होता दिख रहा है। हालांकि गुरुवार को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मनमोहन चौधरी ने वायरल हो रहे वीडियो पर सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के जेई व चालक के बीच व्यक्तिगत लेन देन का मामला है, लेकिन प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने मामले में जांच बैठा दी। प्राधिकरण के सचिव अर्जुन सिंह तोमर को जांच अधिकारी नामित किया गया। वहीं अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मनमोहन चौधरी ने बताया कि आरोपी जेई डीएन वर्मा से प्रवर्तन का काम छीन लिया गया, जबकि चालक को विशेष कार्य अधिकारी से संबद्ध कर दिया गया, जिसके बाद जांच के लिए सचिव को 1 सप्ताह का समय भी दिया गया। वहीं प्राधिकरण सचिव ने दोनों आरोपियों के बयान दर्ज किए। हालांकि प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मनमोहन चौधरी ने बताया कि यह व्यक्तिगत लेनदेन का मामला है। एडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि वीडियो कहां से और कैसे वायरल हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि यह करप्शन से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन प्रकरण गंभीर है और जेई को प्रवर्तन व नक्शे से संबंधित काम से हटा दिया गया है। ड्राइवर मोहम्मद हाशिम को भी ओएसडी से संबद्ध किया गया है। इसके बाद मनमोहन चौधरी ने कहा कि दोनों प्राधिकरण के कर्मचारी हैं, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इनसे काम नहीं लिया जाएगा। एक्चुअली एक सितंबर को एक वीडियो वायरल हुआ था सामने, जो शाम को संज्ञान में आया था कि किसी व्यक्ति के द्वारा दूधनाथ जेई उसमें पैसा लेते हुए पाया गया था। जब उस वीडियो को देखा गया तो उसमें प्राधिकरण के ड्राइवर मोहम्मद हाशिम की आवाज़ आ रही थी। तो उसको चूँकि दोनों कर्मचारियों का मामला था, जब उनसे बुला के पूछा गया तो मोहम्मद हाशिम ड्राइवर के द्वारा ये बताया गया कि ये जो धनराशि 1.5 लाख रुपए देने की बात आ रही है, ये करीब 1.5-2 साल से ये 8-9 किस्तों में दूधनाथ जेई से समय समय पे कुछ पैसा लेते रहे, जो एक तरह से एक्यूमुलेट हो गई, जिसको ये नहीं दे पा रहे थे। दूधनाथ जेई के द्वारा उस पर बार बार तकादा किया गया और तकादा करके जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया तो ड्राइवर के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल बेच करके और कुछ अपने रिश्तेदारों से पैसा ले करके उस धनराशि को चुकता किया। किस चीज़ का पैसा लिया जा रहा था, क्या था? वो जो मकान बनाने के लिए उसने 3 लाख रुपए का लोन लिया होगा, या कुछ पैसे कम पड़ रहे तो समय समय पर ही मतलब कि बीच में जो पैसा लेता रहा और जो इसके द्वारा नहीं चुकता किया गया, और बाद में जब दूधनाथ के द्वारा प्रेशर डाला गया तो उसी पैसे को इसके द्वारा वापस किया गया। जैसा कि ड्राइवर मोहम्मद हाशिम ने जो बातें बताई हैं और दूधनाथ जूनियर इंजीनियर अभियंता के द्वारा जो बातें बताई हैं, उसको दृष्टिगत प्रारंभिक तौर पे मतलब कि घूसखोरी या मतलब उस तरह की बातें प्रतीत नहीं हो रही हैं, लेकिन चूँकि प्रकरण अत्यंत गंभीर है, संवेदनशील है, उसको दृष्टिगत रखते हुए दूधनाथ अभियंता से प्रवर्तन संबंधित समस्त कार्यों को हटा लिया गया है और मोहम्मद हाशिम ड्राइवर को ओएसडी कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है और प्रकरण की जांच के लिए प्रभारी सचिव अर्जुन। इन दिनों भरतपुर जिले की पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जगह जगह पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज नदबई थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 80 देसी शराब की पेटी और गाड़ी को जब्त किया। इसके अलावा पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 लोग अवैध शराब को लेकर नदबई में बिक्री के लिए आए हैं, लेकिन इससे पहले आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब होते पुलिस ने उन्हें पहले ही धर दबोचा। मिली जानकारी के मुताबिक टोढ़ा भीम थाना इलाके का मुनेश मीणा अपने साथी रिंकू के साथ दौसा जिले के मानपुर से अवैध शराब लेकर नदवई आ रहा था। दोनों आरोपी अवैध देशी शराब को नदवई में बेचने वाले थे,
लेकिन मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने पिपरऊ रोड के पास नाकेबंदी कर दी और अवैध शराब से भरी आ रही गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें अवैध 80 देसी मार्का ढोला मारू शराब की पेटियां भरी हुई थी। इतने में पुलिस ने गाड़ी में बैठे दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। वहीं सीओ ग्रामीण हरिराम मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर नदबई थाना पुलिस को अलर्ट किया गया और नाकेबंदी कार्रवाई की गई। तभी हलेना की तरफ से एक इको गाड़ी आ रही थी कि गाड़ी की तलाशी ली तो कुरकुरों के पैकेट से देशी शराब को ढक कर लाया जा रहा था। लेकिन तलाशी के दौरान 80 पेटी शराब जब्त कर ली गई है और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। सूचना मिली थी मुखबिर के जरिए कि दारू का अवैध परिवहन होने वाला है। उस पर हमारी टीम, जो स्थानीय टीम थी, उसको अलर्ट किया गया। तो एक मारुति इको गाड़ी जो हरियाणा साइड से आ रही थी, उसको रोक करके तलाशी ली गई। तो उसके अंदर करीब 80 कार्टून देसी शराब के मिले हैं, जिनको कुरकुरे और नमकीन टाइप के उससे पाउचों से ढक कर ले जाया जा रहा था। थाने पे लेके आए हैं उनको, 2 मुलजिम हैं और मुकदमा दर्ज करके और कार्रवाई की जाए। झांसी जिले के रक्सा थाना क्षेत्र में एक और प्रेम प्रसंग के चलते तो वहीं दूसरी ओर पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक ने महिला और उसके बेटे पर धारदार हथियार से हमला करते हुए महिला के हाथ काट डाले। दरअसल झांसी जिले के रक्सा थाना अंतर्गत हवेदा में रहने वाले ग्रामीण के घर राकेश नाम के युवक का आना जाना लगा रहता था। ग्रामीण की पत्नी से राकेश की दोस्ती हो गई। राकेश का अक्सर ग्रामीण के घर आना जाना शुरू हो गया। विगत रात्रि भी राकेश उसके घर गया था, जहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि राकेश ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसके हाथ कट गए। यह देख महिला का बेटा उसे बचाने पहुंचा तो उस पर भी हमला करते हुए आरोपी भाग गया, जिससे वह भी घायल हो गया। सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। दिनांक 3/9/2020 को सायं 8:30 बजे के आसपास युक्त 112 को सूचना प्राप्त हुई। थाना रक्सा के अंतर्गत ग्राम हैदरा में एक व्यक्ति द्वारा एक महिला और उसके बच्चे के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच करके मजरूबों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय झांसी भेजा गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दोनों खतरे से बाहर हैं। मजरूबा के पति की तहरीर के आधार पर राकेश केवट के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। राकेश केवट का पूर्व से मजरूबा के घर आना जाना था। राकेश केवट की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सर मैं तो सर मैं तो दूसरी बकरी बैठा था। इतने में सर मुझे पता नहीं, फिर उधर से आवाज आई। सर मैं दौड़ा, तो पीछे से कूद के सर भाग गया। वो हमारे जो लड़की भी आई बेलाताल, उसकी नंदी लगती थी। हाँ भाई सर आए और एक कौन बात हो, हमारे तो मालूम पड़ जाता, होशियार रहे सर कि जी आए। वो लड़का घर से आती हमारी दोनों कोठा के अंदर आया, उसने दिया, वो भाग गया तलवार लिया था सर। कोरोना संक्रमण काल को लेकर लोगों की रोजी रोटी भी काफी प्रभावित हुई है। जो लोग कोरोना से पहले अपनी जीविका और अपने परिवार को बड़ी खुशी पालते थे, पर कोरोना की मार ने, चाहे कोई कलाकार हो या कोई बिजनेसमैन, सभी आज कोरोना की मार झेल रहे हैं। कोई चाय बेचता तो कोई फल सब्जी बेचकर या रिक्शा चलाकर अपनी जीविका बड़ी मुश्किल से चला रहा है। इसी के चलते सहारनपुर के हास्य कलाकार, जिसका नाम प्रदीप पागल है, प्रदीप पागल कभी सहारनपुर की बड़ी शान होते थे, बड़े बड़े मंचों पर लोगों को हंसाते थे, लेकिन आज मुफलिसी की मार झेल रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते इन्हें अपना काम अब बंद करना पड़ा और किराए की दुकान में चाय और खाने पीने का कारोबार कर रहे हैं। जब हम इनसे मिलने पहुंचे तो यह हमें एक चाय की छोटी सी दुकान में समोसे और पूरी तलते हुए दिखाई दिए। प्रदीप पागल ने बातचीत में बताया कि 1985 में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। हास्य के मंचों पर इन्होंने पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और कर्नाटक के बड़े बड़े मंच पर भी काम किया था। हास्य के अलावा इन्हें मिमिक्री करने का भी बड़ा शौक था।
और माता रानी की भेंटें भी गाते थे। लेकिन कोरोना वायरस के चलते अब सब कुछ बंद है। तमाम इवेंट कार्यक्रम अब खत्म हो चुके हैं। प्रदीप पागल सहारनपुर के ही रहने वाले हैं और पिछले काफ़ी समय से ये लोगों को शादी विवाह के कार्यक्रम में जाकर उन्हें हंसाते थे। प्रदीप के परिवार में उनकी पत्नी व उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है और बेटी की शादी अभी होनी बाकी है। प्रदीप को आज भी याद है कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर जाकर भी उस समय राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सामने भी अपना कार्यक्रम पेश किया था। कलाम साहब प्रदीप पागल के कार्यक्रम से काफ़ी प्रभावित हुए थे और उन्होंने पूछा था कि तुम्हें पागल आखिर क्यों कहते हैं। तो प्रदीप पागल ने हंसते हुए कलाम साहब को पागल कहने का पूरा रहस्य बताया था कि एक बार माँ चिंतापूर्णी के दरबार में वह अपना कार्यक्रम पेश कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें पागल की उपाधि दी गई थी। तभी से उनका नाम प्रदीप पागल पड़ गया था। प्रदीप पागल उन दिनों को याद करते हुए थोड़े भावुक होते हैं और बताते हैं कि वह समय बहुत अच्छा था, काफ़ी कार्यक्रम आते थे, परिवार का गुजारा बहुत अच्छे से होता था। लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान भी अभी हार नहीं मानी है और उन्होंने अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान किराए पर खोली है, जहां पर वे चाय बनाते और खाने पीने का सामान बेचते हैं। मैं इस टाइम ये दुकान चला रहा हूँ, ये समझिए रोटी का सवाल है कि अपने परिवार को पालने के लिए भोजन का काम कर रहा हूँ, एक भोजनालय चला रहा हूँ। क्या रहा कारण, इसका मेन कारण क्या मानते हैं? कारण का लॉकडाउन लग गया, सारे कारोबार खत्म हो गए। 22 मार्च को जिस टाइम जनता कल उस टाइम ही पहला दिन प्रोग्राम कैंसिल हो गए और सभी तक प्रोग्राम कैंसिल हो गए। अब तक के रोजगार सब खत्म हो गया है, कोई उम्मीद नहीं कि गाना बजाना होगा नहीं होगा है। बस इस कारण अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए। तो कितना इस काम से कमा लेते हैं आप रोज़? मैं 400-500 रुपये कमा लेता हूँ और मेरी परिवार की जीविका चल जाती है। पहले जो आपके इवेंट होते थे उसमें आप कहाँ जाते थे, क्या क्या करते थे? मैंने पूरे इवेंट काफ़ी बहुत दूर तक इवेंट किए हैं, पूरे हिंदुस्तान में करीब काम करने का अवसर मिला। क्या काम किया करते थे उस समय आप, क्या क्या होता था जी? इवेंट के जब चलते थे क्या क्या होता था उसमें? लाइव डीजे भी करते थे, लाइव बैंड भी करते थे, हाथ से बैंग भी रहता था, सब कुछ रहता था जी। पूरे पारिवारिक और फैमिली प्रोग्राम करने का अवसर मिलता था। किन बड़े बड़े विभूतियों के साथ आपने काम किया? मैंने आदरणीय श्री गुरदास मान जी के साथ, हंसराज हंस जी के साथ, सुखविंदर जी के साथ, काफ़ी लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला और जावेद अली जी के साथ और वीरेंद्र विज जी के साथ। आपने राष्ट्रपति भवन पर भी काम किया? जी हाँ, राष्ट्रपति भवन मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे राष्ट्रपति भवन में काम करने का अवसर मिला। कौन राष्ट्रपति थे उस समय? जी आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। उनसे भी आपकी बातचीत हुई? जी मेरी बातचीत हुई उनसे। क्या कहा था उन्होंने? जी उन्होंने नाम जब इंट्रोडक्शन हो तो मेरे नाम पूछा कि भाई आपका नाम पागल क्यों? वो मेरा नाम सुन के मैंने कहा जी मेरा नाम प्रदीप पागल है। तो बहुत हंसे कि आपको पागल क्यों कहते हैं? मैंने कहा पागल परमात्मा के चरणों में पागल, पागल किसी की बात को पालने वाले को पागल कहा गया, या अपने पापों को गलाना। क्या मैसेज है आपका आज कलाकारों के लिए, क्या मैसेज है? मैं कलाकारों के लिए मैसेज है, कलाकार ने चाहे दुनिया में कहीं भी काम किया हो, काम कोई छोटा बड़े नहीं। आज हमारा काम खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हमें अपने परिवार काम करने के लिए कोई भी काम करें, अपने परिवार को पालने के लिए ईमानदारी के जरिए कोई काम करें, उससे हमारा परिवार चलेगा। आप घबराइए मत, कोरोना खत्म होगा पूरी दुनिया से और हमें फिर काम मिलेगा, फिर हमारे देश और दुनिया का फिर वैसे विकास होगा। सहारनपुर के गंगोह थाना इलाके के कुंडा गांव में 8 माह की गर्भवती महिला नाजमा की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक महिला के परिजनों ने उसके पति पर ही पीट कर व गला दबाकर दहेज हत्या का आरोप लगाया। महिला के परिजनों का कहना है कि 2007 में नाजमा की शादी कुंडा गांव निवासी रिजवान से हुई थी। उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया था, मगर शादी के 2 महीने बाद ही नाजमा के पति दहेज में कार व पशुओं की मांग करने लगा और नाजमा को प्रताड़ित करता रहा। परिजनों ने किसी तरह पैसों को जोड़कर कुछ पशु रिजवान को दिए, मगर वो कार की मांग करते हुए नाजमा के साथ रोजाना मारपीट करने लगा। परिजनों का आरोप है कि कल भी 8 माह की गर्भवती नाजमा को उसके पति ने लात घूंसों से मारा और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वहीं SP देहात का इस मामले में कहना है कि महिला के शव को कब्जे में लेकर आज उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये थाना गंगोह के अंतर्गत कल 3:15 बजे एक फ़ोन प्राप्त हुआ था कि उनके चचेरे भाई के द्वारा कि उनकी जो चचेरी बहन है उनकी मृत्यु हो गई है। तुरंत से जो गंगोह थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंची और वहां से डेड बॉडी को कब्जे में लिया और उसको PM के लिए भेजा है। इसमें अभी तक किसी पक्ष के द्वारा अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है और इसमें जो भी तहरीर प्राप्त होगी और जो PM की रिपोर्ट होगी उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये अभी पता चला था, जो भी PM में आएगा, जो भी रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। मेरी बहन की हत्या जी इसलिए हुई है, मतलब 2007 में हमने शादी की थी कुंडा खुर्द में, रिजवान और पिता का नाम राफा,
और ये जैसा शुरू में शादी की, शादी के 2-3 महीने बाद ही इसके साथ रंजिश शुरू होगी। इसने कहा गाड़ी क्यों नहीं लाए, भैंस क्यों नहीं लाए, मतलब डिमांड करनी शुरू कर दी। बीच बीच में भैंस भी दी और उसको एक बाइक भी दी बीच में। अच्छा, उसके बाद फिर रंजिश शुरू रही, बार बार जैसे ही रंजिश चलती रही, हम ये रहे इसमें, मगर चलो रिश्तेदारी चलानी है। चलाने के बावजूद फिर रंजिश बरकरार रही। तो अब आखिरी दम पे अभी 4 दिन पहले इसके साथ लड़ाई हुई मरने से, और इसके साथ में लात मुक्के बजाए इस पे। बच्चा गर्भवती थी 8 महीने से। तो अब इसके साथ जैसा कि इसकी हत्या का हमें पता कैसे लगा, उसके पड़ोस में इसके ताया के लड़के की शादी हुई है धानवा, हमारे पड़ोस में ही गाँव है। वहाँ धानवे से पता लगा हमारे गांव में कि आपकी लड़की मार दी। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे 9-10 आदमी, वहाँ जाके देखा हमने, निशान वगैरह उसकी देखे, तो हमें उसकी जीभ बाहर मिली और उन्होंने वो जीभ को धक्के से लपेट के उसको अंदर सूड़ी। तो हमने उसे देखने के बाद हम अपना मशवरा एक तरफ इकट्ठे खड़े होकर कर रहे थे, तो उधर से 8-10 लोग आए और हमारे पर लट बजाना शुरू कर दिया उन्होंने। और बच्चों पे, जो बच्चे थे हमारे भांजी, उन पे प्रेशर बना रखा है। दौड़ लगाने के दौरान 2 पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद एक पक्ष के युवक ने दूसरे पक्ष के एक युवक को चाकू मार दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, पूरा मामला सहारनपुर के थाना नकुड़ के ग्राम चापड़चिड़ी का है, जहां चापड़चिड़ी व अभेटा के कुछ युवक सुबह के समय दौड़ लगाते हैं। इसी दौरान युवकों के बीच किसी बात को लेकर 2 दिन पूर्व कहासुनी हो गई। बताया गया कि चापड़चिड़ी गांव निवासी 18 वर्षीय आकाश अपने साथी गांव के ही रोशन के साथ अम्बेटा की ओर जा रहा था। इसी दौरान उसके साथी युवक वहां पहुंचे, आकाश को एक बाग में ले गए, जहां 2 युवकों ने आकाश पर चाकू से प्रहार कर दिया। बताया गया कि बीच बचाव कर रहे आकाश का साथी रोशन भी चाकू लगने से घायल हो गया। हमलावर युवक घायल अवस्था में युवकों को वहीं छोड़कर फरार हो गई। वहां से गुजर रहे गांव के कुछ लोगों ने आकाश व रोशन को वहां पड़ा देखा, तो इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजन आकाश को लेकर तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने आकाश को मृत घोषित कर दिया, जबकि रोशन का पुलिस ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। घटना की सूचना पाकर एसपी देहात अशोक कुमार मीणा ने पुलिस क्षेत्राधिकारी नकुड़ अरविंद्र कुमार, कुंडीर चौकी प्रभारी नरेश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा जानकारी हासिल की। जानकारी देते हुए एसपी देहात अशोक कुमार मीणा ने बताया कि ये थाना नकुड़ क्षेत्र के अंतर्गत जो चापड़चिड़ी गांव है, उसमें अम्बेटा रोड के वहाँ पर 2 पक्षों के बीच में, जिसमें कि एक लड़का आकाश है, उसको और आकाश और रोशन को उन्हीं के अन्य साथी जिनका नाम लवीश और आकाश है, जिन्होंने चाकू मार दिया है। इनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। उसी बात पर दूसरे पक्ष ने इसको चाकू मारा, जिसमें आकाश को अस्पताल ले जाते हैं। घटना ये कुछ नहीं है, मतलब जो है रेस लगा रहे थे बच्चे, तो ये रेस में नया बच्चा आया कोई, और बस इसमें जो है उसके सामने अड़ा होगा, उसने कहा भाई मेरे आगे ना अड़िए कभी, अब भाई नहीं अड़ने का, तो उसने ज़्यादा रंजिशबाजी करी, उसने ठा के अपना चक्कू तो वार कर दिया, मार दे जाकर। कौन था वो जिसने मारा है, क्या नाम? ये रवीश बोल रहे हैं। रवीश कहाँ का रहने वाला? चापड़चिड़ी। और जो मरा है ये भी चापड़चिड़ी। क्या नाम है इनका और लगभग कितनी उम्र होगी? ये मरने वाले की 18-19 साल है। आकाश। विवाद क्या रहा है पूरा? बस यही विवाद है जो बताया आपसे। तो अभी क्या चाहते हो? हम तो इंसाफ चाहें, उसको फांसी आनी चाहिए, बस ये है विवाद, तो यही सही वो है। थाने तहरीर दिया आपने? हाँ जी, थाने तहरीर दे दी। क्या कह रहे थाने? करेगा वो कर रहे अभी। मारा क्या है इसके वैसे लड़के को? हाँ जी, लड़कों को क्या मारा है? चाकू से मार रखा भाई। कोरोना संकट में होने वाली परीक्षा को रद्द और फीस माफ कराने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इसी के चलते झांसी में किशनपाल सिंह यादव समेत कई सपा कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया और पुलिस उठाकर नवाबाबाद थाने ले आई। प्रदर्शन करने जा रहे किशनपाल सिंह का कहना है कि आज हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में सरकार परीक्षा कराकर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह सरकार से मांग करते हैं कि इस कोरोना संकट में परीक्षा न कराई जाए। इसके अलावा जब तक कोरोना के खिलाफ लगे लॉकडाउन में स्कूल बंद रहें, तब तक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से फीस ना वसूली जाए।
मेरा नाम कृष्णपाल सिंह यादव है, मैं युवा नेता समाजवादी पार्टी से। आज आप प्रदर्शन किस बात को लेकर कर रहे हैं? आज हम लोग उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हम लोगों को पता है कि कोविड-19 जैसी महामारी से पूरा देश गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की सरकार छात्रों के जीवन को संकट में डालकर उनकी जो परीक्षाएं करा रही है वो चिंता का विषय है। हम लोगों को अभी हम लोग ज्ञापन देने आए और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं हों वो निरस्त की जाएं, क्योंकि हम सबको पता है यही छात्र आने वाले समय में इस देश के निर्माता हैं, इस देश के भविष्य हैं। और ऐसी स्थिति में इन भविष्य के और निर्माताओं के साथ उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना एक चिंता का विषय है। दूसरी मांग हम लोगों की है कि जो प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं, जूनियर हैं, महाविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, इनमें जो है मनमानी तरीके से स्कूल की फीस वसूली जा रही है। जैसे कि हम सब लोग जान रहे हैं कि लोगों के रोजगार छिने जा चुके हैं, लोगों की नौकरियां चली जा गई, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में वो कहां से स्कूल की फीस भरेंगे। हम लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं उन लोगों की फीस कम की जाए और पूरी तरीके से माफ़ की जाए। अगर हम लोगों की मांग नहीं होती है तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर आएंगे, चाहे गोलियां चल जाएं, चाहे डंडे चले जाएं, हम जेल जाने के तैयार हैं, लेकिन लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यही हम लोगों की मांग है। कस्बे में आज राष्ट्रीय परशुराम सेना द्वारा केंद्रीय व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षा के सभी वर्गों में 90% व अधिक अंक लाने वाले मेधावी 14 छात्र छात्राओं का प्रतीक चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व राष्ट्रीय परशुराम सेना के प्रदेश प्रभारी रोहिताश चतुर्वेदी ने विद्यार्थियों के मंगल भविष्य की कामना की, वहीं गरीब विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पीड़ी ने विद्यार्थियों से अनुशासन में रहने व चरित्र निर्माण की अपील की। कार्यक्रम के संयोजक निजी विद्यालय के प्रबंधक राजेश शर्मा ने विद्यालय परिवार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर समाज की प्रतिभाओं को दी जा रही निःशुल्क शिक्षा की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय परशुराम सेना के कार्यों की प्रशंसा की।